Hello everyone, welcome to my channel Enlighteners. In today's video, I will tell you that how can you spot your answers into the academic reading. Normally बच्चों की complaints रहती हैं कि मेरे को आंसर दिख जाता है but then as well मेरा आंसर गलत हो जाता है. तो आज की क्लास में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि आपका आंसर आप कैसे सही से स्पॉट करो. तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, हमारे पैसेज का नाम है अ क्रॉनिकल ऑफ टाइम कीपिंग. हेडिंग पढ़ना ज़रूरी है, उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि जो हम पैसेज करने वाले इसमें क्या है. एंड सेकेंडली उसके बाद में हमने क्या देखना है कि यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं या अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, बस ये देखना है और कुछ नहीं करना है. देन उसके बाद डायरेक्टली हमने जंप ऑन करना है अपने क्वेश्चंस पे. स्टूडेंट्स मेक श्योर वन थिंग दैट कि अगर आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी पैसेज की प्रायर नॉलेज है, अगर आपको ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में जो भी पैसेज में बात किया जा रहा है उसके बारे में पता है, तो प्लीज़ उसे यहाँ मत यूज़ कीजिए. जो आपको नॉलेज पता है बहुत अच्छी बात है, पर वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होने वाला है. दूसरी बात, हम जानते हैं कि एकेडमिक हमारा जो रीडिंग रहता है उसमें 3 सेक्शंस आते हैं. हमने प्रॉपरली देखना है कि जो पैसेज हम करने वाले हैं उसके कितने क्वेश्चंस हैं एंड कितने टाइप्स हैं. तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं. फर्स्ट और सेकंड टाइप कहीं ना कहीं मैचिंग ही है, सो ये सिमिलर टाइप है हमारी. और जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर है लेबलिंग ऑफ द डायग्राम. तो ये हम सब ने अपने +2 लेवल तक किया है, डायग्राम को लेबल करना हमें आता है. अब इसके बाद में आपको एक चीज़ का ध्यान देना कि हमने एक ही चीज़ देखनी है, दैट इज़ नाउन. क्या देखना है? नाउन देखना. नाउन क्या होता है? नेम होता है, एनी नेम, कोई भी नाम है आपने, आपका वो कीवर्ड है. दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है वर्ब. वर्ब क्या होता है? एक्शन. तो जो भी आपको यहाँ कोई भी काम दिख रहा है वो क्या रहेगा? आपका कीवर्ड रहेगा. 2 ही चीज़ों पे हम डील करते हैं जब भी हम रीडिंग करने चलते हैं, चाहे वो अकेडमिक है चाहे वो जनरल है. हमने यही 2 चीज़ों पे अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है. तो कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हैं. मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम एक बार में तीनों की तीनों टाइप्स हम सॉल्व कर लेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अर्ली टाइम कीपिंग इन्वेंशन इफेक्टेड बाय कोल्ड टेम्परेचर. कोई चीज़ है जो कि कोल्ड टेम्परेचर से इफेक्ट हो गई है, तो मैंने सिर्फ यही मार्क करना है. दूसरा क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर इन फार्मिंग कम्युनिटी. तो फार्मिंग कम्युनिटी यानी कि जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उनके लिए कोई अलग से कैलेंडर बनाया गया है. थर्ड, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक. तो पेंडुलम क्लॉक मैंने अंडरलाइन कर लेना है. उसके बाद में डिटेल्स ऑफ साइमल्टेनियस efforts of different societies to calculate the time using uniform hours. तो अलग अलग सोसाइटीज़ ने क्या किया है कि कोई अपने कैलकुलेशन का तरीका निकाला है आवर्स का. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप. अब सेकेंड टाइप में क्या है? हमने अपने सारे के सारे नाउन्स देख लेने, सभी नाम देख लेने हैं. क्या है वो इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. मैं तो जस्ट आगे के जो इनिशियल होते हैं वो ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जैसे बेबी, इजिप्ट, ग्रीक, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच. हमें कोई वहाँ अपनी प्रोफिशेंसी तो दिखानी नहीं है, हमने तो सिर्फ मैचिंग करनी है. यहाँ हमने क्या देखना है? दे डिवाइज्ड अ सिविल कैलेंडर इन विच द मंथ्स वो इक्वल लेंथ, यानी कि मंथ की जो लेंथ थी वो इक्वल थी. नेक्स्ट, दे डिवाइडेड द डे इनटू 2 हाफ्स. यहाँ इक्वल लेंथ थी, यहाँ दिन को उन्होंने 2 अलग अलग भागों में बांट दिया. यहाँ मैं मंथ को भी सर्कल कर लूँ. दे डेवलप्ड अ न्यू कैबिनेट शेप. कोई अलग सी शेप बनाई है, किस चीज़ के लिए? टाइम कीपिंग के लिए. दे क्रिएटेड अ कैलेंडर टू ऑर्गेनाइज पब्लिक इवेंट्स, ठीक है, एंड वर्क स्केड्यूल्स. ये हो गए मेरे कीवर्ड्स. मैंने बस यही ढूंढने, ये जहाँ मुझे ये मिलते गए मैंने इनके अकॉर्डिंग इनके साथ में मैचिंग करने. मैं ये वाले क्वेश्चंस जो हमें नॉर्मली पूछा जाता है, जैसे जो जिन पे हमने आंसर करना होता है, मैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ. मैं मेरे नाउन्स पे ध्यान देती हूँ. उसके बाद मैं अपना पिक्चर देख लेती हूँ जो मुझे डायग्राम लेबल करना है. यहाँ पर हमें बहुत ही कम कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि एस्केपमेंट, उसके बाद में द इसका कोई काम नहीं है, स्मॉल आर्क एंड बीट्स. अब मेरे दिमाग में रहेगा कि जहाँ भी एस्केपमेंट वर्ड आता है और जहाँ रिजेंबलिंग वर्ड आता है, रिजेंबलिंग मतलब मिलता जुलता, तो मतलब सिमिलर किसी के साथ में होना, तो जहाँ पर भी ये 2 वर्ड्स आएंगे वहाँ मेरा काम शुरू हो जाएगा. वैसे मैं अपना कीवर्ड यहाँ 670 रखूँगी, पर एज यू नो ये इतना ईजी नहीं होता है, फिर भी मैं इसी को ही अपना कीवर्ड मान के चलूँगी. तो आइए पैसेज देखते हैं एंड अपने आंसर्स को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं. हर एक क्वेश्चन को एक दिमाग में हमने एक स्टोरी की तरह बना लेना है. फिर से रिवाइज कर लेते हैं. कोल्ड टेम्परेचर, फार्मिंग कम्युनिटीज़, pendulum clock and different societies, uniform hours, then months, days, shape, events. उसके बाद में
क्या रहेगा? एस्केपमेंट, रिजेंबलिंग, 1670, देन बीट एंड देन स्मॉल आर्क। तो ये है मेरे कीवर्ड्स। अभी मैं पैराग्राफ 1 में देखती हूँ कहीं मुझे क्या मेरा आंसर स्पॉट होता है या नहीं। According to the archaeological evidence, at least 5,000 years ago, long before the advent of Roman Empire, the Babylonians began to measure time, introducing calendars to coordinate communal activities. तो Babylonians ने क्या किया? अपने calendars को introduce किया किस चीज़ के लिए? communal activities. तो communal activities का मतलब क्या रहता है? communal activities का मतलब होता है public events. तो मेरा आंसर क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, साथ साथ में हमने सारे सॉल्व करने, एक बार में हमने पैसेज रीड करना है एंड सभी को सॉल्व करना है। आगे पढ़ते हैं। टू प्लान द शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड इन पर्टिकुलर टू रेगुलेट प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। यहाँ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग की बात की गई है क्योंकि प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर में ही रहती है, बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है दैट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर, कि आसपास का वातावरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का कैलेंडर उन्होंने बनाया जो कि हमारी एग्रीकल्चर में हेल्पफुल रहेगा। बट यहाँ पर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग रेगुलेट मतलब किस तरह से काम करना चाहिए उस चीज़ की बात की जा रही है, तो ये आंसर हमारा नहीं बनेगा। दे बेस देयर कैलेंडर्स ऑन 3 नेचुरल साइकिल्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द सोलर डे मार्क्ड बाय सक्सेसिव पीरियड ऑफ लाइट and darkness as the earth rotates on its axis, the lunar month following the phases of moon as its orbit। यहाँ मुझे मेरा आंसर नहीं मिल रहा तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अब मैं अपने नेक्स्ट पैसेज पे पढ़ती हूँ। अब मैंने यहाँ क्या करना है, मैं सिर्फ स्किमिंग करके दिखाऊंगी कि मैं स्किमिंग कैसे करती हूँ। बिफोर इन्वेंशन आर्टिफिशियल लाइट, मून ग्रेटर इम्पैक्ट, लिविंग इक्वेटर, पर्टिकुलर वैक्सिंग, conspicuous passing seasons, calendar developed। यहाँ कुछ डेवलपमेंट की बात करेगी। Hence the calendar that were developed at lower latitude were influenced more by the lunar cycle and by the solar year। चलिए यहाँ पर अभी तक कोई आंसर नहीं मिला। In more northern climes, however, where seasonal agriculture was practiced। देखिए क्या बात करी गई है। In more northern climes, however, where seasonal agriculture was practiced, the solar year became more crucial. As Roman Empire expanded towards it, organized its activity chart for more part around the solar year। तो यहाँ किस चीज़ की बात करी गई है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस मतलब उनको किसी चीज़ को किसी काम में लाने की बात करी गई है, तो वो बात यहाँ पर भी हुई है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी की बात की गई है। देखिए यहाँ पर जियोग्राफी का इन्होंने मेंशन किया है या नहीं किया है। देखिए लोअर लैटिट्यूड्स की बात की गई है, तो ये ज्योग्राफी ही हो गया हमारा। तो दैट मीन्स हमारा जो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है वहाँ हम आंसर क्या करेंगे, वहाँ पर हम बी लिख देंगे। देखिए मैं सीक्वेंस में नहीं चल रही हूँ, मुझे जहाँ जो आंसर मिलेगा मैंने वो लिखकर अपना सिर्फ टाइम बचाना है, जितनी जल्दी मैं अपना टाइम बचा सकूँ। उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। सेंचुरीज बिफोर रोमन एम्पायर द इजिप्शियंस, इसको सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये हमारा नाउन है। दैट फॉर्मुलेटेड अ म्यूनिसिपल कैलेंडर हैविंग 12 मंथ्स ऑफ 30 डेज। ये देखो एक और आंसर हमें मिल गया, 12 मंथ्स ऑफ 30 डेज। है ना एक क्वेश्चन कि मंथ के इक्वल लेंथ है, तो किसने बनाया? इजिप्शियंस ने बनाया, बी। इस तरह से आंसर स्पॉट कीजिए, बड़ी जल्दी बड़े आराम से मिल जाएंगे आपको भी। ओके, अब इसमें देख लेते हैं किस चीज़ की बात करी गई है। यहाँ पर नाइल रिवर के फ्लडिंग की बात की गई है, 12 डेकेन्स की बात की गई है, डे लाइट। यहाँ पे मतलब मुझे मेरा आंसर स्पॉट नहीं हो रहा, बस हाँ टेम्पोरल आर्ट्स की बात की गई है, मैं इसको सर्कल कर लेती हूँ। ठीक है, देन कैसे पता चलता है कि मेरा आंसर यहाँ पर नहीं है? स्किमिंग टेक्निक से। ठीक है, अभी आगे टर्न करते हैं हम। ओके, डी पैराग्राफ रीड करके देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। In order to track temporal arcs during the day, inventors created sundials which indicate time by the length or direction of the sun's shadow। कुछ उन्होंने कुछ बनाया है, सॉन्डल्स बनाया है जो कि सन की शेडो के साथ में टाइम का बताते हैं कि क्या टाइम हो गया। हम सब ने ये अपने स्कूल्स में देखा है ये चीज़। The sundial's counterpart, the water clock, was designed to measure temporal hours at night
वन ऑफ द फर्स्ट वाटर क्लॉक वॉज अ बेसन विथ स्मॉल होल। बेसन, मुझे ये कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पर, मुझे शायद लग रहा है कि आंसर मेरा मिल जाएगा, क्योंकि बेसन क्या होती है, एक शेप ही होती है। ठीक है, चलिए। अ स्मॉल होल नियर द बॉटम थ्रू विच द वाटर ड्रिप्ड। The falling water level denoted the passing hours as it dripped below hour lines inscribed on the inner surface. Although these devices performed satisfactorily around the Mediterranean, they could not always dependent on the cloudy and often freezing weather of northern Europe. Freezing weather, दो आंसर्स मिले हैं मुझे यहाँ पर। सबसे पहले बेसिन, दूसरा कौन सा, फ्रीजिंग वेदर। तो जल्दी से अपने क्वेश्चंस को रीड करके देख लेते हैं क्या ये हमारे आंसर्स मिलते हैं या नहीं। दे डेवलप्ड अ न्यू कैबिनेट शेप। तो वहाँ पर कैबिनेट तो नहीं लिखा है, बेसन लिखा है, बट हम आइडिया किसका ले रहे हैं, शेप का। किस चीज़ के लिए वो शेप बनाई गई है, टाइम कीपिंग के लिए बनाई गई है। ठीक है, फिर से आंसर अपना एक बारी पढ़ के देख लेते हैं। Was designed to measure temporal hours at night. One of the first water clocks was basin with small hole near the bottom through which the water dripped. तो ये क्लॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अपना आंसर डी दे देते हैं 7th को। ठीक है, उसके साथ साथ में एक कोल्ड टेम्परेचर की भी बात करी गई है कि ये जो क्लॉक्स होती हैं ये एक टाइम पर जाके सूटेबल नहीं रहती ठंड में, क्योंकि जम जाती है वहाँ पर। A description of an early timekeeping invention affected by cold temperatures. तो cold temperatures की वजह से कोई invention timekeeping वाला इफेक्ट हुआ है। Freezing weather of Northern Europe, यहाँ हमने मार्क किया था। तो यहाँ ऊपर उन्होंने बात करी है क्लॉक की, उसके बाद में they could not always be dependent on it. They could not always be dependent on in the cloudy and often freezing weather of Northern Europe. यानी कि वो टाइम कीपिंग्स जो कि नदरन यूरोप्स में होती थी वो अपनी काम में नहीं आती थी। वाई? बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं हम अपना आंसर, क्या हमें ई में कोई हमारा आंसर मिलता है या नहीं। The advent of the mechanical clock meant that although it could be adjusted to maintain temporal hours, it was naturally suited to कीपिंग इक्वल वंस। यहीं से हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि इक्वल वंस जो टेम्पोरल आवर्स थे वो किस तरह थे, नेचुरली वो इक्वल वंस थे। तो यहाँ पे मतलब मुझे आंसर का होना लग रहा है कि मुझे मेरा आंसर यहाँ मिल जाएगा। With these, however, aroused the question of when to begin counting and so in early 14th century. A number of systems evolved. The schemes that divided the day into 24 equal parts according to the ये कुछ 24 आवर्स डिवाइड किए गए हैं, ये डेज डिवाइड किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इटालियन आवर्स बिगिन एट सनसेट, बेबीलोन आवर्स एट सनराइज, एस्ट्रोनॉमिकल आवर्स एट मिड डे एंड ग्रेट क्लॉक आवर्स यूज्ड फॉर सम लार्ज पब्लिक क्लॉक्स इन जर्मनी। तो ये जो आंसर मुझे लग रहा है ये किसका है, अलग अलग कम्युनिटीज़ ने जो अपने टाइम अलग कर दिए थे उसका है। डिटेल्स ऑफ स्टिमुलस इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ टू कैलकुलेट टाइम यूजिंग यूनिफॉर्म आवर्स। देखिए मैंने ढूंढा कैसे, पहले तो मैंने देखा यहाँ डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म आर्ट्स। यूनिफॉर्म आर्ट्स मतलब एक जैसे घंटे। एक तो अलग अलग सोसाइटीज़ मिल गए ना मुझे, ये देखो इटालियन एक मिल गया, ठीक है, एक बेबीलोन मिल गया, ठीक है, एक जर्मनी मिल गया, दूसरा कहाँ कोई और है, फ्रेंच मिल गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इटालियन आर्ट्स बिगिन एट सनसेट, तो सनसेट पे शुरू हुआ ये। बेबीलोन आर्ट्स शुरू हुआ सनराइज पे। ठीक है, एक और आर हमें ये मिल गया एस्ट्रोनॉमिकल आर्ट्स, वो मिड डे पे हुआ। कोई ग्रेट क्लॉक है वो भी पब्लिक क्लॉक्स के लिए यूज़ की जाती है। तो मतलब ये अलग अलग कम्युनिटीज़ के नाम से और इनके डिवीजन ऑफ आर्ट्स के थ्रू मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर 4th का क्या है। क्या आएगा 4th का आंसर, मेरा ई आएगा आंसर। ठीक है, ये तो था मेरा 4th आंसर। अब आगे पढ़ते हैं। द डे इनटू 2 12-hour पीरियड कमेंसिंग एट मिडनाइट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दिन को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। तो 2 भागों में हमारा दिन कहाँ बटा है, 6th में बटा है। तो किसने बांटा है, चलो ये भी देख लेते हैं, ये फ्रेंच ने बांटा है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, F होगा। चलिए, The earliest recorded weight-driven mechanical clock was built in 1283। इसको सर्कल कर लेते हैं क्योंकि साल है, कई बार काम आ जाता है इन
Bedfordshire in England. The revolutionary aspect of these timekeeper was neither the descending weight that provided its motive force nor the rear wheels. तो अभी यहाँ पर कोई गियर व्हील्स की बात करी जा रही है एंड ब्रैकेट वाला जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो पढ़ना ज़रूरी है. टू एड्रेस दिस अ वेरिएशन ऑन द ओरिजिनल एस्केपमेंट वाज इन्वेंटेड इन 1670. 1670 पढ़ा नहीं लग रहा, कहाँ देखा था हमने? अरे हमारा क्वेश्चन था 1670 का. अब हमारा आंसर यहाँ से हमें मिलना शुरू हो जाएगा. तो अपने ध्यान किस चीज़ पर रखना है? रिजेंबलिंग वर्ड आएगा, उसके बाद से ही सभी आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे. तो रिजेंबलिंग मतलब मिलता जुलता. चलिए 1670, बट हमने बाकी सारे आंसर्स को भी अपने दिमाग में रखना है ताकि हमें मेरे आंसर्स बाकी भी मिलते जाएं. विच हैड बीन अराउंड एटलीस्ट 300 years. द ट्रांसफर्ड द पावर इट वॉज द पार्ट कॉल्ड एस्केपमेंट. यानी कि वो जो मैंने अपना डायग्राम लेबल करना है, अब मुझे ध्यान रखना चाहिए, मे बी मेरा आंसर अब आने वाला है. In the early 1400s came the invention of the coiled spring or fuse which maintained constant force to gear wheel of the timekeeper despite the changing tension of its mainspring. By the 16th century, a pendulum clock was devised, but the pendulum swung in the large arc and thus was not efficient. Pendulum clock कब बनी है? 16th century में डिवाइस करी गई है. ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, क्या पता हमारा आंसर आगे ना हो, बट फिर भी यहाँ पर मैं इसको अपना क्वेश्चन नंबर दे देती हूँ. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 3 वाला जो आंसर मुझे लग रहा है ये कहाँ पर है? F में हो सकता है, मैंने इसको पक्का नहीं रख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर भी मैं 3 लगाकर छोड़ देती हूँ. अगर मुझे मिल गया आगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने आंसर ऑलरेडी मार्क तो कर ही दिया है. ठीक है, चलिए. सो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मिलकर दोनों ही कर लिया. तो अब हम अपनी किस पे आ गए? डायग्राम पे आ गए. तो डायग्राम के हमारे कीवर्ड्स क्या हैं? एस्केपमेंट, रिजेंबलिंग, 1670. तो चलो, कहाँ दिखता है 1670? जी पैराग्राफ में है हमारा. To address this, a variation on original escapement भी मिल गया, was invented in 1670 in England. It was called the anchor escapement. उसको क्या बोला जाता था? anchor escapement बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर resembling या similar या like या alike जैसा कोई word नहीं आया, इसलिए हम इसको अपना आंसर नहीं मानेंगे. Which was a level based device shaped like ship's anchor. मिल गया हमारा आंसर. like आ गया ना, like की वजह से हमारा आंसर क्या बना? ship's anchor. क्या बना? पूरा प्रॉपर स्पेलिंग्स को देख कर लिखना है, गलती नहीं करनी है. अपनी वहाँ पर इंटेलिजेंस हमने नहीं दिखा कर आनी है. क्या आएगा? शिप्स प्रॉपर लिखना है, जैसे जैसे उन्होंने लिखा है शिप्स वैसे ही मैं शिप्स लिखूंगी. एंड एंकर के स्पेलिंग क्या होते हैं? ANCHOR. शिप्स एंकर. तो अब क्या ढूंढना है? अब हमने दिमाग में क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास कोई कीवर्ड्स नहीं है. तो एक तो मैं आर्टिकल को लेकर चलती होती हूँ, बट आर्टिकल ना नॉर्मली डिच ही कर देता होता है. बट फिर भी चलिए, हमने ये देखना है कि उस वर्ड के पहले द आर्टिकल लगा होगा. एंड सेकेंडली ये इमेज देख लेते हैं, कोई पहिए की बात कर रहे हैं एंड पहियों के ऊपर दांतों के, हम लोग तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में दांत ही बोलते हैं, तो दांतों को दिखाया गया है. चलिए पढ़ते हैं अब आगे क्या बात की जा रही है. The motion of a pendulum rocks this device so that it catches and then releases each tooth of the escape wheel. ये देखिए, the motion of the pendulum rocks. तो rocks मतलब ये जो pendulum है ये ऐसे रॉक करता है. ये किस तरह रॉक करता है? जब ये वाला पहिया घूमता है. और ये पहिया कैसे घूमता है? टूथ की मूवमेंट से. देखिए, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम रॉक्स दिस डिवाइस सो दैट इट कैचेस एंड देन रिलीजिंग ईच टूथ ऑफ द एस्केप व्हील. तो अब हमें दोनों आंसर मिल गए हैं. अब देखो लिखना कैसे है. देखो पहले टूथ आया फिर व्हील आया है. हमने ऐसे नहीं करना जो आंसर पहले आया वो पहले लिख देना, नहीं, हमने पहले देखना है ये टूथ ये चीज़ होती है, तो यहाँ पर हम टूथ लिख देंगे. और व्हील ये पूरा का पूरा पहिया, इस चक्के को क्या कहेंगे? हम व्हील कहेंगे. बड़ा ध्यान से आंसर लिखना होता है, कई बार ये मिली मिलाई चीज़ भी हमारी गलत हो जाती है. तो हमने प्रॉपर क्वेश्चन देखना है एंड देन उसके बाद में लिखना है. इन टर्न अलाउइंग इट टू टर्न अ प्रिसाइज अमाउंट. Unlike the original form used in early pendulum clocks, the anchor escapement permitted the pendulum to travel in a very small arc. तो चलो small arc भी मेरा मिल गया है. यहाँ पर मुझे small arc है, मैं इसको टिक कर देती हूँ कि मुझे ये भी मिल गया. अब मेरा जो भी आगे लाइन्स आ रही है उसमें आंसर मुझे मिल जाएगा. Moreover, this invention allowed to use a long pendulum. ये देखो एक और आंसर आ गया. ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला. देखो ये इसको
इन्होंने बोला है। तो ये क्या है? ये लॉन्ग पेंडुलम है। 12th का आंसर क्या बना? लॉन्ग पेंडुलम। नॉर्मली हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप अपनी एकेडमिक या लिसनिंग की आप आंसर्स ट्रांसफ़र करते हैं ना, एक तो पेंसिल यूज़ करनी है और दूसरा ऐसे कैपिटल, ऐसे अपर लेटर्स में लिखना है। उसमें देखो गलती का कोई चांस नहीं रहता। जैसे मैं पेंडुलम ऐसे लिख रही हूँ, अब पता नहीं अगले को समझ आएगा नहीं आएगा, बट अगर इस तरह लिखा है तो समझ आ जाएगा ईजिली। तो कोशिश कीजिए कैपिटल या अपर लेटर जो भी आप उसको बोलते हैं उसमें लिखिए। अब आगे आगे क्या हमारा क्या कीवर्ड है? विच बीट्स ईच, कुछ बीट हो रहा है। which could beat आ गया once a second and thus lead to development of new floor standing case design which became known as grandfather clock। तो beat क्या कर रहा है? second beat कर रहा है। तो 13th का आंसर क्या होगा? second होगा 13th का आंसर। So this is how we can do our academic reading very easily, very efficiently in a very short time. And thank you for watching my video. God bless you.